सीरीज की शुरुआत 2010 से होती है और हमें नीना गुप्ता के कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है सारा, जो कि एक रिटायर्ड हेड नर्स है और उत्तम नाम के गांव में रहती है। सारा का किरदार ऐसी औरत का है जो अपने अतीत के बोझ के साथ जी रही है और वो अपने लैब असिस्टेंट विवन ओसफ के साथ रहती है। विवन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, सारा की कंट्रोल करने वाली नेचर के कारण अपने टैलेंट के लायक जिंदगी जीने से रोक दिया गया है, क्योंकि सारा को डर था कि कहीं विवन बड़ा आदमी बन गया तो वो उसे छोड़ देगा। विवन एक लोकल केमिस्ट्री लैब में काम करता है अपनी छोटी सी दुनिया में। शुरुआत से ही सारा को एक बहुत ही डिस्टर्ब इंसान के रूप में दिखाया गया है जो गिल्ट और डिल्यूजन का शिकार है। वो अजीब हरकतें करती हुई दिखाई देती है, जैसे दीवारों पर लिखना और गुस्से वाले टेंट्रम्स दिखाना, और उसको कई सारे बच्चों की डेड बॉडीज का विजन दिखाई देता है जिसके कारण वो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। जब वो फाइनली अपने पुराने राज को विवन से शेयर करती है तो वहीं से उसके अंधेरे का सफर शुरू हो जाता है। सारा अपने कमरे की दीवारों पर दिन रात परमानेंट मार्कर से कुछ लिखते हुए दिखाई देती है। शो के शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं कि सारा कुछ बर्थडेज और नाम लिख रही है। जब कहानी आगे बढ़ती है, एक दिन सारा, जो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब लग रही होती है, अपने बेटे विवन ओसफ के लिए खाना बनाने का फैसला करती है और उससे बात करना चाहती है। बेसिकली सारा अपने बेटे को बताना चाहती थी कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ जुर्म किए हैं और उसके साथ भी बहुत सख्ती से पेश आई है। विवन को जब सच्चाई पता चलती है वो एकदम से बिखर जाता है और इसके बाद हमें सारा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके सर पे चोट लगी होती है। सारा अपने अनस्टेबल कंडीशन में डॉक्टर से मदद मांगती है और कहती है कि उसके लिए उसके शहर की वकील और एक पुलिस वाले को बुलाया जाए। सारा उनको 2 चिट्ठियां देना चाहती थी जो उसके हिसाब से बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। वो पुलिस वाला जो पहली चिट्ठी लेता है उसे अपनी गाड़ी में पढ़ता है और झटके में आ जाता है। इसके बाद वो अपने सीनियर से इस बारे में बात करने का फैसला करता है। सारी बातें सुन के उसका सीनियर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि यह चिट्ठी मजिस्ट्रेट तक उस वकील के जरिए पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर पाते इससे पहले वकील वो कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है। अब वो लोग, जिसमें एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस वाला और एक वकील भी शामिल है, ये जानते हैं कि सारा ने अपनी चिट्ठियों में क्या लिखा है और अब वो इस बात को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शो में 12 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है। इतने सालों बाद भी यही 3 पुराने लोग फिर से केस के बारे में डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। कहानी कुछ मर्डर्स और मौत की घटनाओं के साथ आगे बढ़ती है जो इनडायरेक्टली सायरा के गायब हुए बेटे विवन से जुड़े हुए होते हैं। अब पुलिस एक नए जज्बे के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि विवन कहाँ है। रिसेंटली मलयालम इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस नैन्सी का मर्डर हुआ था और उसका हस्बैंड संजीव शक के दायरे में था, पर सीआई अजीत को उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसको एक लाइफ साइज पुतला मिला जिसके शरीर पर वैसे ही घाव थे जो कि नैन्सी के शरीर पे थे। पुलिस फिर संजीव को पकड़ लेती है और संजीव फाइनली कन्फेस करता है कि उसने ही ये क्राइम विवन को उकसाने के लिए किया था और ये विवन अलग था। संजीव एक बहुत मशहूर राइटर था और अपनी सुपरस्टार बीवी के अफेयर के चलते वो पब्स में जाके दूसरे लोगों की कहानी सुनता था। तो एक दिन ऐसे एक बार में विवन उसके पास आया और बताया कि वो भी अपनी वाइफ से खफा है और वो उसे मारने का प्लान बना रहा है। उसने संजीव को एक मर्डर का तरीका बताया जिससे इंस्पायर होके उसने अपनी बीवी को मार दिया। शो में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है कि विवन की एक पुरानी कोवर्कर पुलिस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसे अनोनिमस लेटर्स मिल रहे हैं और उसका शक है कि ये विवन का ही काम हो सकता है। जब पुलिस इस पर और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनका इंट्रोडक्शन पुराने पुलिस टीम और मैजिस्ट्रेट से होता है जो सारा के केस के बारे में पहले से ही जानते थे। उस लड़की ने बताया कि कैसे सारा विवन की लाइफ को हमेशा से कंट्रोल करती थी और इतना टैलेंट होने के बावजूद विवन बस एक मामूली लैब असिस्टेंट बन के ही रह गया था। और अब जब उस लड़की ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था तो विवन उसे कुछ खत भेजता था जिनमें मर्डर हुए लोगों के जन्म की डिटेल्स थी। अजी को मैजिस्ट्रेट साहब और उसके सीनियर से पता चलता है कि 1980 से 85 के बीच सारा एक नर्स की नौकरी करती थी। उसे उसके पति ने धोखा देकर छोड़ दिया था और बांझ होने के कारण उसका अपने कहने लायक कोई नहीं था। वो अपना बदला डिलीवरी के टाइम लेती थी जब वो प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को अदल बदल कर देती थी और इसमें उसको एक सैडिस्टिक सेटिस्फेक्शन मिलता था। एक रात एक प्रेग्नेंट औरत की माँ समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बिन बिहाई बेटी के बच्चे को गिरा देने की बात सारा से करती है। तभी सारा उसकी बच्ची को एक अमीर खानदान की माँ को दे देती है और उस खानदान के बच्चे को अपने पास रख लेती है जो विवन था। अजित ने उसके बाद विवन का तस्वीर संजीव को दिखाया और उसने कहा कि ये वो विवन नहीं था जो उसके पास आया था। अजित फिर विवन के गांव जाता है और देखता है कि उसका घर बिक चुका था और सारा ने जो दीवार पर लिखा था वो पेंट से मिटा दिया गया था और जिस डायरी के बारे में सारा ने बात की थी वो अब विवन के पास थी। अजित विनोद और अंसारी के साथ इस पूरे केस को छानबीन करता है और विवन के असली माँ बाप को मैडलिन को भेजी गई चिट्ठियों से ढूंढ निकालता है। विवन की जगह वो रेणुका नाम की एक लड़की को अपना बच्चा समझकर बड़ा कर रहे थे। रेणुका ड्रग ओवरडोज की वजह से मारी गई थी और उसके दोस्तों से छानबीन करके पुलिस की टीम को पता चला कि विवन उनके
साथ काम करने लगा था अरशद बन के। रेणुका के जन्मदिन के दिन ही वो मारी गई थी और उन्हें लगता है कि विविन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रेणुका विविन की एक्चुअल माँ बाप को अपना समझकर उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी और इसीलिए ये विविन का बदला था क्योंकि उसे ऐसे माँ बाप नहीं मिले थे जो कि उसे उसकी मन की बात सुनने देते। अजीत को ये भी पता चलता है कि विविन यह खून विक्टिम्स के जन्मदिन के दिन ही करता था। फिर उन चिट्ठियों से उसने विविन के अगले विक्टिम को शॉर्टलिस्ट किया जो कि एक घर का पॉलिटिशियन था जिसका नाम देवन था। देवन एक रेडिकल नेता था जो धर्म को ढाल बनाकर वोट्स जीतने की कोशिश कर रहा था। विविन अपने दोस्त के साथ उनके पास गया और बोला कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। देवन को मन ही मन लगने लगा कि अगर उसके इशारे से ऐसा हो तो उसे और भी बहुत से वोट्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके जन्मदिन पर विविन ने उसे मटन खिला दिया जो उसके धर्म के अगेंस्ट था और उसका वोटिंग परसेंटेज गिरता चला गया। अगले दिन देवन की बॉडी उसकी गाड़ी में मिली और सबको लगा कि उसने खुदकुशी की है। अजीत को मालूम पड़ा कि उसके दारू में एक पेस्टिसाइड मिला हुआ था और उसे शक हुआ कि कोई न कोई तो विविन की इस सारे मर्डर्स में मदद कर रहा था और उसने ही विविन बन के संजीव को उकसाया था। उसी ने शायद देवन का मटन खाता हुआ वीडियो लीक किया था और उसके दारू में वो जहरीला पेस्टिसाइड मिला दिया था। विविन एक अच्छा स्टूडेंट था और उसके लैब्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण वो ऐसी चीजों का इजाद कर सकता था जिससे इंसानों की जान चली जाए। उसने ही रेणुका के लिए वो ड्रग्स बनाया था जिसके चलते उस लड़की को इस ड्रग्स की लत लग गई और इसके कारण ही उसकी मौत हो गई। फिर मैजिस्ट्रेट की टीम ने अजीत को बोला कि वो विविन का इनकाउंटर कर दे क्योंकि ऐसे केस बाहर आने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच सकती है। जिसके तुरंत बाद अजीत को मैडलिन जैसे ही विविन के पास से एक चिट्ठी मिला जिसमें और 2 लोगों के नाम लिखे हुए थे। मैडलिन को भी एक और चिट्ठी मिल गया जिनमें सेम नाम लिखे हुए थे लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद वो विविन तक पहुंच नहीं पाते। इस बात से क्लियर था कि उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ मालूम था और ये उसे पुलिस को दिया गया एक खुला चैलेंज था कि अगर उनमें इतना दम है तो वो लोग विविन को ढूंढ के दिखाएं। उस लिस्ट में मिले 2 नामों से एक आदमी सनल पहले ही मारा गया था और दूसरा खलील एक नशेड़ी था जो पैसों के लिए अपने माँ बाप पे जबरदस्ती करता था। एक बार नशे की हालत में उसने अपनी माँ को ही मार दिया था। जेल से छूटकर भी वो नहीं सुधरा और आखिरकार वो विविन के हाथ लग गया। उसका मोबाइल ट्रेस करके एक जगह पर उन्हें विविन मिल गया और खलील का कोई नामो निशान नहीं था। लास्ट एपिसोड में पुलिस फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद में विविन तक पहुंच जाती है। आखिरी सीन में असल में ये रिवील होता है कि सारा ने अपने अडॉप्टेड बेटे विविन से आखिरी बातचीत के दौरान क्या कहा था। उसने विविन को बताया कि उसने जो दीवार पर परमानेंट मार्कर से आखिरी एंट्री लिखी थी वो उसके जन्म के डिटेल्स के बारे में थी। उसमें उसके असली माँ बाप के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। सारा जोर जोर से हंसने लगती है। विविन सारा के हंसने से परेशान हो रहा था जो अभी तक उसे सुनाई देता रहता था। आखिर में विविन कन्फेस करता है कि उसने ही सारा का कत्ल किया था क्योंकि उसने जो हॉस्पिटल में हजारों बच्चों के साथ किया था उसके बाद उसके जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता था। विविन ने अपने दूसरी हत्याओं के बारे में जिक्र किया लेकिन कहानी में अभी और भी एक कुछ बातें थी जो पुलिस विविन से जानना चाहती थी लेकिन उनको भड़काने के बाद वहाँ मौजूद विनोद ने विविन पर गोली चला दी जबकि अजीत उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। उसने बताया कि वो विविन का जिंदा पकड़े जाना जरूरी था। विविन ने इस खतरनाक किस्से को अंजाम देने से पहले शायद उन हजारों में से किसी और को भी रिक्रूट कर लिया था जो इन सब घटनाओं को अंजाम देने में उसकी मदद कर रहे थे। अब उसकी मौत के बाद उसके साथी के बारे में जानना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद हम उस बंदे को भी देखते हैं जो विविन बन के संजीव के पास गया था और अब उसके पास सारा की 1985 वाली डायरी थी। मुझे तो लगता है कि ये शायद खलील ही है और विविन ने ही उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए रिक्रूट किया था और शायद खलील को जला के मारने वाली बात एकदम झूठ थी। साथ ही साथ हम इंस्पेक्टर अंसारी को एक टेक्स्ट मिलने के बाद काफी अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं जो पतलून निकाल के एक बेकसूर लड़के पर गोली चलाने की तैयारी कर रहा था। शायद वो भी विविन का मोल था जो अजीत के साथ काम कर रहा था और शायद उसकी मौत के बाद वो उसकी जगह लेने वाला था। वो डिलीवरी वाला बंदा जिसने मैडलिन के घर वो चिट्ठी पहुंचाई थी वो भी अभी तक जिंदा था और उसका आइडेंटिटी हमें दिखाया नहीं गया। शायद ये वही पुलिस वाला है जो ये काम कर रहा था। विनोद का लास्ट मोमेंट पर विविन को मार देना भी थोड़ा डिस्टर्बिंग था और वो भी शायद इसी वजह से विविन के साथ जुड़ा हुआ था। अभी भी कुछ थ्योरीज हैं जो सारा विविन केस से जुड़ी हुई हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं क्योंकि सारा की 1985 में लिखी हुई डायरी अभी तक मिसिंग है। इसीलिए मुझे लगता है कि 1000 बेबीज का सीक्वल जरूर आएगा। तो दोस्तों आपको 1000 बेबीज कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।